नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपको यूजीसी नेट के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी कराई जा रही है। और अभी हाल फिलहाल में हमने एक नई प्ले लिस्ट बनाई है जो टारगेट बैच के नाम से है। इसमें जो जून यूजीसी नेट सोशोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके पहले मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पूरा सिलेबस का एक एक पॉइंट एक एक बिंदु पर चर्चा करूँ। तो इसी क्रम में हम आज बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कवर करना है, क्या है। आप यहाँ पर मेरे बारे में जान सकते हैं। और इसके साथ जैसे हमारा यूजीसी नेट का जो सिलेबस स्टार्ट होता है उसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो थिंकर से संबंधित है। इसमें सारे थिंकर 26 थिंकर हमें दिए गए। लेकिन आज हम जो यूनिट फर्स्ट का जो पॉइंट 1 है यानी 1.1 इस पूरे को कवर करने वाले हैं। यानी इसमें क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशन जो है उसमें दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स, इन तीनों जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं, जो क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर्स हैं या जिनकी जो परंपराएं ट्रेडिशन, हम इनको आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। बाकी ये जितने भी टॉपिक इसमें दिए गए हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिस्ट थ्योरीज, इनको मैं एक अलग से वीडियो कल आपका आएगा। फिर उसके बाद इसको मैं अब ये जो थिंकर्स को जो हम पढ़ा रहे थे वो तो एक अलग प्ले लिस्ट आपकी रहेगी ही। इसके साथ एक ये टारगेट बैच के नाम से, टारगेट क्योंकि एग्ज़ाम के पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कराना है और उसको हमने ध्यान में रखते हुए एक नया कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एग्ज़ाम के पहले आपको हर एक टॉपिक सोशोलॉजी का जो सिलेबस है वो पूरा कराऊं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम सोशोलॉजिकल क्लासिकल थिंकर्स में सबसे पहले इमाल दुर्खीम को पढ़ते हैं। इमाल दुर्खीम का जो जन्म है वो 1858 में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 1917। यह फ्रांस के रहने वाले थे। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे उनकी महत्वपूर्ण किताबें और अवधारणाओं को, सतही ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि डीप अगर आपको चर्चा देखनी है इमाल दुर्खीम पे तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल द लिशियम पे बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक पर उनके लगभग 30-25 मिनट का एक लेक्चर तैयार किया है जो आपके कोई भी सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है तो उनको सभी को ध्यान में रखा है। ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये लेक्चर, ये केवल यूजीसी नेट को फोकस करके बना। तो इनकी जो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो पुस्तक आती है इमाल दुर्खीम की, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इस पे ही इमाल दुर्खीम ने पीएचडी किया था, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक, आप इसके नोट्स भी बना लीजिए। और अगर नोट्स नहीं बनाना है, आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं द लिशियम पर। उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें वो डिवीज़न थ्योरी के सिद्धांत देते हैं, इस पर ही पीएचडी भी किया है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में वो सोशल फैक्ट के बारे में बताते हैं कि सोशल फैक्ट क्या है, इमाल दुर्खीम। और इसमें प्रकारवादी सिद्धांत भी वो देते हैं, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में। 1895 में इनकी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हर एग्जाम में एक दो बुक्स इमाल दुर्खीम पे पूछी ही जाती हैं। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये रिलीजन के बारे में जब अपना सिद्धांत देते हैं इमाल दुर्खीम, ये 1912 में इनकी बुक आई थी। तो इसमें इन्होंने टोटमिज्म के बारे में बताया था कि टोटम क्या है और धर्म क्या होता है, धर्म की समाजशास्त्रीय यहाँ पर व्याख्या की थी इमाल दुर्खीम ने। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी द सोसाइट, 1897 में ये द सोसाइट बुक लेके आए और इन्होंने आत्महत्या का कारण, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसका कारण व्यक्ति को नहीं माना बल्कि समाज को माना। तो ये जो 4 बुक हैं जो मैंने आपको बताई, पहली, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 4 को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ये बुक हमेशा मैचिंग के लिए आती ही आती हैं। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में वो सोशल फैक्ट एंड फंक्शनलिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ में वो रिलीजन की बात करते हैं। अरुणला जनजाति जो है वहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इसका अध्ययन किया था ऑस्ट्रेलिया में और बताया था कि धर्म कैसे समाज को प्रभावित करता है और धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत इन्होंने द सोसाइटी। इसके बाद इनकी ये 3 और महत्वपूर्ण बुक्स हैं जो कम पूछी जाती हैं लेकिन आपको पढ़ लेना जरूरी है। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन,
अब हमारी जो 10वीं यूनिट है इस सिलेबस की, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 10 में एजुकेशन के बारे में दिया गया है। और एजुकेशन वहाँ पर उन्होंने कहा कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है और अनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, तो हमें वहाँ पर देखना है। और चूंकि वो दोनों प्रकार की औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा को तो देखना है, लेकिन उस शिक्षा को समझने के पहले इमाल दुर्खिम एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, सोशोलॉजी एजुकेशन से कैसे संबंधित है, प्रभावित होता है, इन सबको देख लेना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का अब इस पुस्तक का इनके पूछने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यूनिट 10 में डायरेक्ट एजुकेशन के बारे में हमसे पूछा गया है। फिर सोशोलॉजी ऑफ फिलॉसफी, ये फिलॉसफी की भी बात करते हैं सोशल, और मोरल एजुकेशन की भी बात करते हैं। हालांकि ये पुस्तकें आपको केवल पढ़ लेना है, लेकिन ऊपर की 4 पुस्तकें आपको याद होने चाहिए, कभी भी इनसे क्वेश्चन आता है और मैचिंग के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, बुक्स थी इमाल दुर्खिम की, जिनको आपने, अब हम यहाँ पर उनकी चर्चा करते हैं, उनकी कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट का जो पेपर होने वाला है सोशोलॉजी का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो कहते हैं कि समाज सुई जनरेस है। सुई जनरेस जो कॉन्सेप्ट है, कभी भी अगर एग्जाम में आपको दिखे, कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, सीधा इमाल दुर्खिम को लगाना है। इमाल दुर्खिम का जो कॉन्सेप्ट था वो कभी भी व्यक्ति को महत्व नहीं देते थे, वो हमेशा समाज को महत्व देते थे। और इसी क्रम में उन्होंने बताया कि जो समाज है, समाज एक सुई जनरेस व्यवस्था है, समाज एक स्वतः जन्मित व्यवस्था है, यानी समाज एक ऐसी व्यवस्था है जो आत्मपोषित और आत्म अनुरक्षित संस्था है। ये अपने विकास और ये अपने डेवलपमेंट के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, ये अपना विकास, अपने अंगों का विकास अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, और ये अंग अपनी प्रकारकारी आवश्यकता से क्या करते हैं, समाज को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। हमें ये देखना है कि इमाल दुर्खिम सुई जनरेस की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि समाज एक आत्मपोषित आत्मरक्षित संस्था है, और समाज का विकास खुद से हुआ है, समाज स्वतः जन्मा है, समाज किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। वो इसी क्रम में कहते हैं कि जब आपका जन्म नहीं हुआ था तब भी समाज था, और आपके जन्म के बाद भी, मृत्यु के बाद भी समाज रहेगा। आपके आने और जाने से समाज का जो स्वरूप है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि जो सुई जनरेस व्यवस्था है वो समाज का एक विशेष गुण है, सोसाइटी इज अ सुई जनरेस, ये उनका अगला कथन है, और वो समाज को स्वतः स्फूर्त व्यवस्था मानते हैं। आगे जो दूसरा कॉन्सेप्ट है इमाल दुर्खिम का, वो सोशल फैक्ट की बात करते हैं। कहते हैं सामाजिक तथ्य। पहले तो ये देख लीजिए आपके फैक्ट क्या होते हैं। यहाँ पर फैक्ट का मतलब आप डेटा से मत लीजिए, ये तथ्य है, ठीक है। जो वो सोशल फैक्ट की बात कर रहे हैं, कहते हैं फैक्ट एक ऐसा कथन है जिसका परीक्षण और पुनः परीक्षण किया जा सके। यदि कोई एक ऐसा कथन है जिसमें परीक्षण और पुनः परीक्षण दोनों की विशेषताएं शामिल हैं, तो वो सोशल फैक्ट हो जाता है। तो ये तो एक जनरल परिभाषा थी जो मैंने आपको बताया, लेकिन दुर्खिम कहते हैं सामाजिक तत्व आपके व्यवहार करने के, विचार करने के, आदत, ये जो सब चीज़ें हैं ये मिलकर क्या बनाती हैं, सोशल फैक्ट बनाती है। और सोशल फैक्ट समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, और इन सोशल फैक्ट की कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं होती हैं कि सामाजिक तत्व बाह्यता होता है, एक्सटीरियोरिटी होती है, सामाजिक तत्व में बाध्यता होती है, और सामाजिक तत्व सामान्यता होता है, सामाजिक तत्व सार्वभौमिकता होता है। यानी सामान्यता का मतलब सभी लोगों के लिए समान होता है, और आपकी चेतना से बाहर होता है, और आप पर दबाव डालता है। यानी बाह्यता का मतलब आप पर बाध्यता का मतलब आप पर दबाव डालता है। बाह्यता की मतलब आपकी मस्तिष्क और चेतना के बाहर होता है सामाजिक तत्व। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। सामाजिक तत्व मान के चलो, अभिवादन का जो तरीका है, हम सब नमस्ते करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नमस्ते का तरीका जो हमारा अलग हो और आपका अलग हो। हम सब जब अपने किसी बड़े से मिलते हैं, जो हमारे सीनियर हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो हमारा अभिवादन का तरीका होता है, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, नमस्ते करते हैं या सलाम करते हैं। तो ये सोशल फैक्ट है। यानी सोशल फैक्ट एक ऐसा है जो आपके विचार करने के तरीके हैं, जो आपके आदतों के तरीके हैं, जो आपके हाव भाव है, वो सोशल फैक्ट ही निर्धारित करते हैं। और सोशल फैक्ट की विशेषताएं होती हैं कि ये बाह्यता होता है, यानी आपकी चेतना से बाहर होता है, आप पर दबाव डालता है, और इसमें सामान्यता का गुण होता है जो सभी। और अगर आप सोशल फैक्ट को और बेहतर समझना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सोशल फैक्ट का मैंने दुर्खिम पे अलग से वीडियो बनाया। हम यहाँ पर अगर ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा होगा।
इसके साथ वो कहते हैं सोशल फैक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य सामाजिक तत्व और एक व्यादकीय सामाजिक तत्व। एक नॉर्मल सोशल फैक्ट होता है और एक एब नॉर्मल सोशल फैक्ट। जो नॉर्मल सोशल फैक्ट होता है ये सामान्य, यानी ये समाज में एकीकरण और संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है, सामान्य सामाजिक तत्व। और व्यादकीय जो सामाजिक तत्व है ये समाज में क्या करता है, ये समाज में एनोमी करता है, समाज में अनुरूपता को कम करता है, समाज में विचलन को बढ़ाता है। हम यहाँ पर सोशल फैक्ट पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद इनका जो अगला कॉन्सेप्ट आता है तीसरा, वो आपको समझ में आ गया होगा। सोशल फैक्ट क्या है, हमारे विचार, व्यवहार और आदत के तौर तरीके हैं जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं तथा जिसमें बाह्यता, वाद्यता तथा सामान्यता का गुण होता है। और इस ऐसे ही जो तत्व होते हैं उन्हें हम सामाजिक तत्व कहते हैं, जैसे अभिवादन का तरीका, विवाह, नातेदारी, किनशिप, पूजा पाठ इत्यादि जो तरीके हैं वो सब सामाजिक तत्व हैं। फिर यहाँ पर दुर्खीम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। वो कहते हैं जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, चेतना, वो कहते हैं चेतना भी अलग अलग होती है। एक इंडिविजुअल चेतना होती है एक व्यक्ति की चेतना। जब एक व्यक्ति की चेतना समाज द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है तो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन जाती है। और जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसी चिन्ह में आ जाती है, किसी सिंबल्स में आ जाती है, तो हम उसे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान कहते हैं। सपोज दैट, अगर हम एक यहाँ पर उदाहरण आपको समझाना चाहते हैं, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा फोकस हुई है कि जब राजा राम मोहन राय ने कहा कि सती प्रथा समाज के लिए बेहतर नहीं है, समाज के लिए अच्छी नहीं है सती प्रथा, तो ये जो सती प्रथा समाज के लिए विचलनकारी मान रहे थे, समाज के एकीकरण और संतुलन के लिए जब राजा राम मोहन राय गलत मान रहे, तो जब राजा राम मोहन अकेले मान रहे थे तो उनकी ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस थी। कैसी थी? इंडिविजुअल। और जब इसी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस सती प्रथा को बहुत से सारे लोग इसे गलत मानने लगे तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बन गई। समझ रहे हो? एक कोई विचार है, एक कोई कथन है, यदि उस पर हम सभी लोगों की सहमति हो जाती है, समाज के एक बड़े हिस्से की सहमति हो जाती है, तो हम उसे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। और अगर उसमें केवल मेरी ही अकेली चेतना है या आपकी अकेली चेतना है तो वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कहलाती है। और यदि अगर हम इसी कोई हमारा ट्रेडिशन है, प्रथा है, परंपरा है, हम उसमें सभी लोगों की एक आम सहमति उस चिन्ह पर बन जाती है तो हम उसे कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे ये सातिया का चिन्ह है, इसको सब लोग मानते हैं कि ये शुभ है। जैसे हम देखें ये हमारा नेशनल फ्लैग है तो ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम सबकी चेतना उसमें जुड़ी हुई। जैसे कुछ चिन्ह है, ओम का चिन्ह है, तो हम देखते हैं कि ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, किसी एक विशेष समूह चीज़ के लिए प्रदर्शित हो रहा है और हम सबकी उस पर आम सहमति है। ऐसे और भी धार्मिक चिन्ह हैं, अगर हम देखें तो एक ये भी होता है, 786 भी लिखा होता है, ओम भी होता है और साटिया का चिन्ह भी होता है। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। जैसे फ्लैग का उदाहरण अक्सर किताबों में मिल जाता है। तो ये सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में बात, यही सामूहिक प्रतिनिधान है। तो ये आपको कॉन्शियसनेस के बारे में समझ में आ गया होगा। चेतना की बातें माल दुर्खीम करते हैं। वो आगे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। वो कहते हैं समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करता है, इंडिविजुअल प्रतिनिधान का अध्ययन नहीं करता है। आपकी व्यक्तिगत, वो तो साइकोलॉजी का विषय वस्तु हो जाएगा यदि किसी एक व्यक्ति की चेतना के बारे में देखें। हम तो यहाँ लोगों की चेतना के बारे में देखते हैं, इसीलिए तो समाजशास्त्र के लिए वो कहते हैं कि समाजशास्त्र तो सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। खैर आगे चलते हैं। वो एक और थ्योरी देते हैं, सिद्धांत देते हैं, द सोशल थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत या धर्म का सामाजिक सिद्धांत। उनकी जो पुस्तक आई 1912 में, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, और इसमें उन्होंने टोटम के बारे में बताया। देखिए हम यहाँ पर बहुत डीप तो नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब दुर्खीम धर्म की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक चीज़ें पवित्र हैं और दूसरी लौकिक हैं, यानी सैक्रेड्स एंड प्रोफेन। जो पवित्र वस्तुएं हैं, पवित्र वस्तुओं की जो व्यवस्था है वही धर्म है, यानी पवित्र वस्तुओं से जुड़े कर्म कांडों की व्यवस्था
और उनमें विश्वास ही धर्म है। और जो प्रोफेन चीज़ें हैं वो धर्म के बाहर है। और वो कहते हैं जो धर्म है ये कर्म कांडों की व्यवस्था है। और धर्म का जो प्रकार है वो क्या है कि धर्म नैतिक, एक धर्म के मानने वाले लोगों को नैतिक समुदाय के रूप में जोड़ने का कार्य करता है। तो वो धर्म का प्रकार क्या है कि नैतिक रूप में एक सबको जोड़ने का कार्य करता है। और धर्म क्या है, अनुष्ठान और कर्म कांडों की व्यवस्था है। ये अनुष्ठान और कर्म कांड पवित्र वस्तुओं से जुड़े होते हैं। और धर्म जो है नैतिक रूप से जोड़ने का कार्य करता है। और धर्म के उद्भव का कारण समाज है। धर्म के उद्भव का कारण क्या है, समाज है। यानी समाज जिस चीज पर अपनी सामूहिक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कर दे, किसी मूर्ति के पीछे के ऊपर कर सकता है, किसी भी पवित्र वस्तु के ऊपर करता है, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके धर्म के चिन्ह बन जाएंगे। जैसे हम सपोज दैट एक उदाहरण करते हैं, नारियल का मैंने उदाहरण दिया, नारियल। तो वो कहते हैं नारियल में ऐसा कोई गुण नहीं है जो पवित्रता का स्रोत हो, लेकिन व्यक्ति की चेतना के कारण नारियल को हमने पवित्र मान लिया है। वो कहते हैं जो पत्थर होते हैं, पत्थरों में देवत्व के गुण नहीं होते हैं, लेकिन समुदाय और समाज उनमें जोड़ देता है देवत्व के गुण, इसलिए वो देवता का रूप हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रिलीजन थ्योरी में वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर संभव नहीं है सब कुछ बता देना रिलीजन टोटमिज क्यों गा रहे भाई, क्योंकि टोटमिज पे ही चर्चा आध घंटे 30 मिनट से ऊपर हो सकती है। आगे वो द डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं। द डिवीज़न ऑफ लेबर जो इस पे उन्होंने पीएचडी किया था, और कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर जब किसी संस्था या व्यक्ति के जो कार्य हैं यदि हम उनमें स्पष्ट विभाजन कर दें, उनके कार्यों का स्पष्ट विभाजन ही क्या कहलाता है, डिवीज़न ऑफ लेबर कहलाता है। और डिवीज़न ऑफ लेबर का कारण होने का जो मुख्य कारण था वो ये था कि समाज में जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, जब समाज अपने प्रीमेटिव फॉर्म से जब मॉडर्न फॉर्म में आया, तो जनसंख्या का विकास हुआ और समाज पर एक नैतिक घनत्व आया। और नैतिक घनत्व के कारण क्या हुआ कि चीज़ों जनसंख्या घनत्व बढ़ा, और जनसंख्या घनत्व के कारण क्या हुआ, उन पर मोरल प्रेशर आया, जिसके कारण डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ, क्योंकि हमें अत्यधिक चीज़ें प्राप्त करने की ज़रूरत थी, सोसाइटी को अधिक चीज़ें चाहिए थी। तो इसलिए वो फिर आगे कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो दो प्रकार का होता है। एक नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर, जो नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर होता है ये समाज में प्रकारकारी होता है, समाज में एकीकरण को बिठाता है, समाज में एकीकरण करता है, समाज में अनुरूपता करता है, समाज को सुदृढ़ करने का काम करता है। जबकि जो एबनॉर्मल या जो पैथोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर है ये समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये समाज के लिए बेअदबी है, क्योंकि ये एनोमी को बढ़ावा देता है, यानी ये नियमों से हटकर काम किए जाते हैं इसमें। और ये फोर्स डिवीज़न ऑफ लेबर यानी बलात् श्रम जब होता है तो यह समाज के लिए क्या होता है, नुकसानकारी होता है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इतना ही आप समझ लीजिए कि वो डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं, नॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर, एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर। एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ लेबर भी दो प्रकार के बताते हैं, वो एनोमिक डिवीज़न ऑफ लेबर एंड फोर्स डिवीज़न, यानी सामान्य श्रम विभाजन और बेअदकीय श्रम विभाजन और विसंगति मूलक श्रम विभाजन और व्यवस्था मूलक श्रम। इसके बाद वो बात करते हैं द सोसाइटी जो बुक है उनकी 1897 में आई थी। वो कहते हैं कि समाज में जब व्यक्ति आत्महत्या करता है तो व्यक्ति खुद आत्महत्या नहीं करता है, आत्महत्या तो समाज उस पर करवाती है। वो कहते हैं समाज में जब इंटीग्रेशन, समाज में जब एकीकरण जब समाज में एकीकरण बहुत अधिक होता है तो वहाँ पर अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी होती है, यानी अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी कभी भी मॉडर्न सोसाइटी में नहीं होती है। परार्थवाद हमेशा परंपरागत समाजों में होता है और वहाँ पर जो सोसाइटी होती है वो अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी होती है, ये इंटीग्रेशन के कारण। और एनोमिक जो सोसाइटी होती है वो मॉडर्न सोसाइटी की विशेषता है, ये आधुनिक समाजों में होती है। तो यहाँ पर वो 4 प्रकार की आत्महत्याएं बताएं, एक तो ईगोइस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक, और अगर इंटीग्रेशन बहुत अधिक है तो अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी होगी, और इंटीग्रेशन अगर बहुत कम है तो ईगोइस्टिक सोसाइटी होगी।
फिर वहाँ पर वो रेगुलेशन की बात करते हैं अगले 2 प्रकार की और आत्महत्याओं में, यानी नियमन की बात करते हैं और कहते हैं कि यदि एनोमिक यानी नियमन कम है, एकाएक समाज में कोई परिवर्तन आ गया, यानी किसानों के द्वारा की गई आत्महत्या, फैक्ट्री मजदूर के द्वारा की गई आत्महत्या, ये सब क्या है, एनोमिक आत्महत्या। और फेटलिस्टिक आत्महत्या का मतलब है जब समाज में नियमन बहुत अधिक बढ़ गया, समाज में नियमन बहुत अधिक बढ़ गया, यहाँ पर कम हो गया, ये यहाँ पर दास द्वारा की गई आत्महत्या, ये सब क्या है, भाग्यवादी आत्महत्या है। और अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी में आ जाता है आपका सती प्रथा हुआ, जहाज के कैप्टन का जहाज पे ही डूब जाना हुआ। मॉडर्न सोसाइटी में कोई व्यक्ति प्रेम में असफल होने के कारण किसी व्यक्ति ने अपनी सुसाइड कर ली, वो ईगोइस्टिक सुसाइड हो गई। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड आपका जो होता है सती प्रथा का अंत है, जौहर प्रथा है, सती प्रथा में अपने जीवन का अंत कर लेना, जौहर प्रथा में अपने जीवन का अंत कर लेना। या आपकी अल्ट्रुइस्टिक में आ जाती है जहाज के कैप्टन का जहाज पे ही डूबकर मर जाना जहाज के साथ ही। तो ये सब प्रकार की जो आत्महत्या है वो अल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या में आती है। एनोमिक जो सुसाइड होती है जब समाज में नियम में एकदम परिवर्तन आ जाता है, लोग उनके साथ अपना अनुकूलन नहीं बिठा पाते, तो फिर इस प्रकार की आत्महत्या होती है, जैसे किसानों की आत्महत्या या फैक्ट्री में कार्य कर रहे मजदूरों की आत्महत्या। फेटलिस्टिक आत्महत्या दासों द्वारा की गई अपने जीवन का अंत। जब वो द सुसाइड थ्योरी इमाल दुर्खिम देते हैं तो 11 देशों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर कुछ फैक्ट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। 11 देशों का अध्ययन करते हैं तुलनात्मक रूप से, और वो बताते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग मानने वाले हैं, जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग मानने वाले हैं, और जो कैथोलिक, तो प्रोटेस्टों में आत्महत्या की दर अधिक होती है कैथोलिक की अपेक्षा। विवाहित जो होते हैं और अविवाहित जो होते हैं, तो अविवाहितों में आत्महत्या की दर ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत विवाहितों, और पुरुष और महिलाओं में देखा जाता है तो पुरुषों में आत्महत्या दर अधिक पाई जाती है जबकि महिलाओं में कम पाई जाती है। वो देखते हैं कि गर्मियों में आत्महत्या अधिक पाई जाती है सर्दियों की अपेक्षा, तो जो गर्म मौसम होता है उसमें आत्महत्या अधिक करते हैं लोग सर्दियों की अपेक्षा। तो इन्होंने कुछ बताए थे कि जब शांति का समय होता है, जब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एनोमी नहीं होती है, युद्ध नहीं हो रहे होते हैं विश्व में, तो जब शांति की स्थिति होती है वहाँ पर लोग कम आत्महत्या करते हैं, लेकिन युद्ध के समय में लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। तो इन्होंने कुछ ये तुलनात्मक निष्कर्ष निकाले थे, 26,000 आत्महत्याओं पर अपना अध्ययन किया था और उसके आधार पर बताया था लोग कैसे क्या करते हैं। खैर, फिर ये एकता की बात करते हैं, सॉलिडरिटी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। कहते हैं एकता के आधार पर समाज को 2 भागों में बांटा जाता है। एक समाज ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी वाले होते हैं, यानी यांत्रिक एकता वाले समाज होते हैं, और एक समाज ऐसे होते हैं जो सावयवी एकता वाले होते हैं। यांत्रिक एकता वाले समाज प्रारंभिक समाज होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी वाले समाज मॉडर्न सोसाइटी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि श्रम का विभाजन हो जाता है और स्पेसिफिकेशन हो जाता है। जैसे डॉक्टर अलग कार्य करेगा, डॉक्टर में भी देखेंगे आप कई प्रकार के डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर अलग, लीवर का डॉक्टर अलग, मस्तिष्क का अलग, पैर का अलग, तो डिवीजन ऑफ हाईएस्ट डिवीजन ऑफ लेबर मॉडर्न सोसाइटी। आप प्रारंभिक समाज में जाओगे तो एक ही वैद्य रहेगा, वो सारी प्रकार की आपको जड़ी बूटियाँ वो खुद देगा, वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि एकता के आधार पर वो क्या कह रहे हैं कि 2 प्रकार के समाज है, एक मैकेनिकल सॉलिडरिटी और एक ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। जो सावयवी सादृश्यता या सावयवी एकता पर आधारित समाज है वो मॉडर्न समाज है, और जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी के आधार पर समाज है वो प्रिमिटिव समाज है या प्रारंभिक समाज है। आगे हम देखते हैं वो लॉ की बात करते हैं, कानून। वो कहते हैं जो रिप्रेसिव लॉ है, रिप्रेसिव लॉ जब हम देखते हैं तो ये मॉडर्न सोसाइटी की देन है, और जो रेस्टिट्यूटिव लॉ है, जो रिप्रेसिव लॉ है, जो ये एंशिएंट सोसाइटी की विशेषता है, यानी ये प्रारंभिक समाज की, और जो रेस्टिट्यूटिव लॉ है ये आपके आधुनिक समाज की। रिप्रेसिव लॉ का मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध वो एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का है, और रेस्टिट्यूटिव लॉ का मतलब है कि एक व्यक्ति के द्वारा किया गया अपराध उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध है। उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं कि यदि जब प्रारंभिक समाज में कोई व्यक्ति कोई असामाजिक कार्य करता है तो केवल उस व्यक्ति को ही दंड नहीं दिया जाता, बल्कि उस व्यक्ति के साथ उसके परिवार को भी दंड दिया जाता है।
जबकि आधुनिक समाज में ऐसा नहीं हो जाता। यदि अपराध हम करेंगे तो उस अपराध के भोगी, अपराध के लिए जो भी दंड का प्रावधान है वो सिर्फ हम, ना कि परिवार वाले। तो यहाँ पर वो रिप्रेसिव और रेस्टिट्यूटिव, प्रतिकारी और दमनकारी कानून की बात करते हैं। तो जो दमनकारी कानून होते हैं, रिप्रेसिव जो लॉ होते हैं, वो आपके प्रारंभिक समाजों में होते हैं। जो रेस्टिट्यूटिव लॉ होते हैं या जो प्रतिकारी कानून होते हैं वो आधुनिक समाज में। इनका अगला कॉन्सेप्ट आता है एनोमी का। तो जो एनोमी का कॉन्सेप्ट है इनका, ये विचलन की बात करते हैं समाज में, और कहते हैं समाज में जो विचलन की स्थिति होती है ये नॉर्मलेस, यानी समाज में जब नियम, एक जो नियम की स्थिति है, नियमन कम हो जाता है तो वहाँ पर एनोमी होती है, यानी नियमों के प्रति समाज में एकमतता ना होना, यानी एक सहमति ना होना, तो वो एनोमी होता है। फिर इसके आगे वो समाज को बांटते हैं कि समाज जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, यूजीसी में भी बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन बने नहीं, लेकिन पीजीटी वगैरह या यूपीएससी के जब एग्ज़ाम होते हैं तो ये सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इमाल दुर्खिम में कितने प्रकार के समाज बताते हैं। तो सबसे पहले वो साधारण समाज यानी सिंपल सोसाइटी की बात करते हैं, फिर पॉलीसेगमेंटल सिंपल सोसाइटी की बात करते हैं, फिर सिंपल कंपाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी की बात करते हैं, और डबल कंपाउंडेड सोसाइटी की बात करते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना, आपको आना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सभी लोग उसको सही नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैंने आपको दुर्खिम बताया। दुर्खिम एक बड़े कॉन्सेप्ट होते हैं उनके, तो आप देख लीजिए। और अब इसके बाद हम कार्ल मार्क्स पर चलते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या बताते हैं, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, समाजशास्त्र में इनका योगदान क्या है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 में। कार्ल मार्क्स की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं कि इकोनॉमिक एंड फिलॉसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, ये 1843 या कहीं कहीं 1844 भी मिल जाता है इनका, तो इसको देख लेना। द होली फैमिली के में भी ये बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण आईएमपी बुक लगाइए इनका, होली फैमिली। जर्मन आइडियोलॉजी पर भी ये बात करते हैं, ये भी इनकी महत्वपूर्ण बुक है। और इसके बाद ये द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, द पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये कार्ल मार्क्स की है, कई बार यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है। और जब यदि फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी की बात आ जाए तो इसमें आपको प्रोधो लगाना है, याद रहे। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी आ रही है तो कार्ल मार्क्स, द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी आ रहा है तो प्रोधो। इसमें ये ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी में बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि कैसा ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो कैसे समाज में परिवर्तन लाता है, कैसे क्रांति होती है। फिर आगे इनकी एक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। इसे बाइबल कहा जाता है कम्युनिस्टों का, और इसमें ये कहते हैं कि अभी तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी अभी तक जितना भी इतिहास है वो इतिहास कुछ नहीं है, केवल 2 वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास है। आगे इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये आ चुकी है एग्जाम में, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। इसमें सर्वहारा के अधिनायक तत्व की बात करते हैं कि सर्वहारा एक समय ऐसा आएगा जब हैव्स नॉट्स पूरे सिस्टम पर अपना आधिपत्य कर लेंगे और उनके अनुसार चीज़ें चलेंगी, यहाँ पर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य होगा। खैर, दास कैपिटल को इन्होंने 4 भाग में लिखा था, ये दास कैपिटल, ये दास कैपिटल, ये दास कैपिटल, तो इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए। वैसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि दास कैपिटल बुक किसकी है तो कार्ल मार्क्स विद एंजल लगाना है आपको। फिर द सिविल वार इन फ्रांस भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। द क्रिटिक्स ऑफ गोथा, ये भी महत्वपूर्ण। तो कार्ल मार्क्स की थोड़ी किताबें ज़्यादा हैं और उनको देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग के लिए आते हैं। कार्ल मार्क्स की कुछ अवधारणाएं, ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि वर्ग संघर्ष क्या है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में हमेशा ही, जब प्रारंभिक समाज था तो वहाँ पर वर्ग नहीं हुआ करता था, वहाँ पर सब साम्यवाद की स्थिति थी, व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति से अपनी चीज़ें लेता था। लेकिन ऐसी साम्यवाद की अवस्था बहुत दिन तक नहीं चल पाई और इस साम्यवाद में परिवार रूपी संस्था का जन्म हुआ, और इस परिवार से क्या हुआ, निजी संपत्ति का उद्भव हुआ। और इस निजी संपत्ति ने जब विकास की जो प्रथम अवस्था थी उसमें सबसे पहले दास को लेके आए, स्लेवरी
जो पीरियड्स था वो दास पीरियड आया, दास पीरियड के बाद आपका फ्यूडल आया यानी सामंतवादी व्यवस्था आई, सामंतवादी व्यवस्था के बाद पूंजीवादी, और इसके बाद वो उनका एक यूटोपिया है जो अभी तक नहीं आ पाया, वो साम्यवादी व्यवस्था की बात करते हैं। कहते हैं ये जो विकास हुआ समाज का ये इन्हीं 4 अवस्थाओं से हुआ, पहले दास था, सामंत था, फिर पूंजीवाद आया और फिर साम्यवाद आएगा, और साम्यवाद से साम्यवाद। वो एक रेखीय व्याख्या करते हैं और कहते हैं समाज में हमेशा 2 वर्ग रहे हैं, एक वर्ग ऐसा रहा है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रहा है, और एक वर्ग ऐसा रहा है जो उस उत्पादन के साधनों पर जिसका स्वामित्व नहीं होता था। जो स्वामित्व वाले थे यानी जो स्वामी थे, हैव्स थे, जिनके पास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण था, वो हमेशा हैव्स नॉट का शोषण करते रहे। और जब हैव्स नॉट में जब क्लास इन इट सेल्फ से क्लास फॉर इट सेल्फ की चेतना आती है, यानी ट्रू कॉन्शियसनेस से जब वो फॉल्स कॉन्शियसनेस से ट्रू कॉन्शियसनेस की तरफ आते हैं, तो फिर इसमें क्या होता है कि समाज में वर्ग संघर्ष होता है और एक नई अवस्था आती है, और फिर वो अवस्थाएं चलती रहती हैं। कहते हैं भविष्य में एक ऐसा समाज आएगा जिस पर सर्वहारा का अधिनायक तत्व होगा, सर्वहारा का स्वामित्व होगा, और वहाँ पर व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा, जो व्यक्ति जो चाहेगा, यानी एक बहुत ही आदर्श समाज की बात करते हैं। तो यहाँ पर इनका वर्ग संघर्ष, वो उत्पादन की शक्तियाँ, ये टर्मोलॉजी है, अगर कहीं भी आपको देखने को मिल जाए और कार्ल मार्क्स ऑप्शन में है तो आपको तुरंत कंफ्यूज नहीं होना है कि कोजर को लगा दें, हैबरमास को लगा दें, अल्थ्यूजर को लगा दें, किसको नहीं, न डेहरेमडार्फ को लगाना। अगर उत्पादन की शक्तियों की बात आ रही है तो कार्ल मार्क्स ही होगा उसका आंसर। उत्पादन के संबंध इनकी बात करते हैं, इन पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बोला जा सकता है क्योंकि इनके लिए मैंने सेपरेट अलग से वीडियो है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उत्पादन की प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं कि उत्पादन, एलिनेशन की बात करते हैं कि जब समाज में व्यक्ति को एक रचनात्मक रूप से कार्य नहीं करवाया जाता है, जब व्यक्ति से कहा जाता है कि आप कार्य सिर्फ अधिकतम उत्पादन के लिए करो, आप अपनी आत्म संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करो, मशीन की तरह कार्य करो, अधिकतम घंटे निश्चित नहीं होते कार्य करने के, तो ऐसी दशा में व्यक्ति में एलिनेशन आ जाता है। वो सबसे पहले उत्पादन की प्रक्रिया से अलगावित होता है, फिर उत्पादन के लोगों से जो काम कर रहे हैं, सहचरों से उसका अलगाव हो जाता है, और एक अवस्था ऐसी आती है कि वो खुद से अलगावित हो जाता है। हिस्टोरिकल डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की बात करते हैं वो कि ऐतिहासिक भौतिकवाद। कहते हैं भौतिकवाद जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, जो उत्पादन के साधन हैं, जो उत्पादन के संबंध हैं, वह उनमें ही द्वंद्व के कारण क्या हुआ, इतिहास में परिवर्तन हुआ, और आज तक का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वो धर्म पे भी कार्ल मार्क्स लिखते हैं, कहते हैं धर्म तो जनता के लिए अफीम है, जो जितनी मात्रा में इसे खाएगा वो उतना मदहोश रहेगा। और फिर वो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन में एकमात्र कारण क्रांति है, तो वो सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति को जिम्मेदार मान, और वो सब जितना भी समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी एक कारकीय व्याख्या करते हैं, वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं, आर्थिक निर्धारणवादी हैं, और वो अर्थव्यवस्था को ही संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। वो संक्रमणशील वर्ग की भी बात करते हैं कि समाज में एक वर्ग ऐसा है जब पोलराइजेशन हो रहा होगा, लोगों में फॉल्स कॉन्शियसनेस से ट्रू कॉन्शियसनेस आ रही होगी, तो एक वर्ग ऐसा होगा जो संक्रमणशील होगा। लेकिन जो मध्य वर्ग होगा, यानी जो जिनके ऐसे होते हैं जो हैप्स के अंडर में नहीं होते हैं, ये स्वयं का अपना इनका बिजनेस होता है, लेकिन इनमें जब कॉन्शियसनेस आ जाएगी तो ये सर्वहारा की तरफ आएंगे और ये मिलकर एक क्रांति करेंगे। तो उस जो संक्रमणशील वर्ग उन्होंने मध्य वर्ग के लिए यूज किया है। फिर वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब कंपनी में कोई उत्पादन होता है, तो मान के चलो कंपनी में कोई उत्पादन 10 रुपये का हुआ और ये मार्केट में 40 रुपये की चीज़ बिकी, और इसमें हमें प्रॉफिट 30 रुपये का हुआ, तो ये जो 30 रुपये है यही आपकी सरप्लस वैल्यू है। कहते हैं ये जो 30 रुपये है इसका हकदार कंपनी का मालिक नहीं है, बल्कि इसमें कार्य करने वाले लोग हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजी जो है, पूंजी वैल्यूज़ को पैदा नहीं करती, बल्कि श्रम जो है, श्रम मूल्य को पैदा करता है। पूंजी आप लगा दोगे तो उससे आपको मूल्य प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उसमें श्रम नहीं। तो इस जो अतिरिक्त मूल्य का हकदार है वो व्यक्ति है। हालांकि हमें यहाँ पर बहुत फिलोसफिकल नहीं होना है, बस ये देखिए कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स देते हैं, और मैंने यहाँ पर जो आपको समझाने का प्रयास किया, आप इससे वो पूंजीवाद की बात करते हैं कि पूंजीवाद में लोग अधिकतम भौतिक मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो समाज की आवश्यकता के लिए नहीं होता है,
बल्कि अधिकतम लाभ के लिए होता है। ये पूंजीवाद की व्यवस्था का मुख्य गुण होता है। फिर वो वर्ग चेतना की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ग चेतना में वो कहते हैं जो क्लास कॉन्शियसनेस होती है, इसमें दो वर्ग होते हैं, एक हैप्स है और एक हैप्स नॉट्स है। जो हैप नॉट्स जब जो क्लास इन इट सेल्फ से जब एक क्लास फॉर इट सेल्फ में बदलता है तो इसमें एक फॉल्स कॉन्शियसनेस से ट्रू कॉन्शियसनेस आती है। यहाँ पर मैं ये दो शब्द लिख नहीं पाया, क्लास इन इट सेल्फ, क्लास फॉर इट सेल्फ, फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड ट्रू कॉन्शियसनेस, आप इसको समझ रहे होंगे हालांकि। इसके बाद वो सर्वहारा की बात करते हैं और फिर वर्ग विहीन समाज की भी बात करते हैं कि एक समाज ऐसा होगा जहाँ पर किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं है। देखिए, तो मैंने यहाँ पर आपको दो थिंकर्स बता दिए हैं, और अगर क्वेश्चन इन दोनों थिंकर्स से बना तो आपके 98% तो संभावना है कि अपने इसी पीडीएफ से आ जाएंगे, और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं अब अगले थिंकर्स जो है हमारे मैक्स वेबर। तो इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट आप जब तक ऊपर वाली पीडीएफ देख सकते हैं कि कैसा क्या है। मैक्स वेबर जो हैं ये क्लासिकल थिंकर्स में इन्हें रखा जाता है, और मैक्स वेबर जो थे वो जर्मन के रहने वाले थे, और इन्होंने समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र बनाने पर अधिक बल दिया है। कहते हैं जो समाजशास्त्र है ये इसमें व्याख्या पर बल देना चाहिए, ना कि पॉजिटिविस्टिक चीज़ों पर। क्योंकि जब मैक्स वेबर थे तो मैक्स वेबर के और पहले अगस्त कॉम्टे और दुर्खिम समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्र बनाना चाहिए, तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद का विरोध किया और वहाँ पर फिर बताया कि हमें व्याख्यात्मक समाजशास्त्र बनाना। हालांकि मैंने मैक्स वेबर पर बहुत विस्तृत तरीके से लेक्चर तैयार किया, आप वहाँ पर देखिए, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और मैक्स वेबर 1889 में इन्होंने पीएचडी किया, और इनका ये पीएचडी का टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल सोसाइटीज़ इन मिडिल एज। इस पर इनका पीएचडी था, और इनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जिस पर अधिकतम यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आता है वो है आपका द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया था और बताया था कि जो कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद की जो आत्मा है, जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, वो उसमें पूंजीवाद की आत्मा के कुछ गुण छिपे हुए हैं। द रिलीजन ऑफ चाइना की बात की इन्होंने, एंशिएंट जुडाइज्म की बात की, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, धर्म का समाजशास्त्र, यहाँ पर ये बात करते हैं। हालांकि इनका धर्म के बारे में जितने भी सिद्धांत हैं द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में ही आ जाते हैं, पर यहाँ पर हमें इनकी बुक को देख लेना जरूरी है। द सिटीज़ इनकी बुक है, द जनरल इकोनॉमिक हिस्ट्री भी, ये आईएमपी बुक है, आपको इसमें द सोशल एक्शन के बारे में ये बताते हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये आईएमपी है, इस पे सोशल एक्शन के बारे में इन्होंने बताया है कि सोशल एक्शन क्या है, मैक्स वेबर ने। द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, यहाँ पर वो बताते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में जो पढ़ने का तरीका है वो ये महत्वपूर्ण बुक है इनकी, और इसमें वो आइडियल टाइप की बात करते हैं। फिर द रिलीजन ऑफ फंडामेंटल म्यूजिक, फाउंडेशन म्यूजिक, हालांकि इस पर क्वेश्चन अभी नहीं बना, फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए। आगे इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, वो कहते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट जो धर्म है इसके कुछ ऐसे आचार हैं, ऐसे मूल्य हैं जिसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है, और जिसके जो भी कंट्री प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली हैं आप देखेंगे उनमें कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स बढ़ रहे हैं, अब प्रोटेस्टेंट धर्म जो हो रहा, प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों में पूंजीवाद का जो विकास हो रहा है उसके पीछे उनके एथिक्स हैं। कैल्विनिज्म है, या किंग मार्टिन लूथर्स के जो उपदेश हैं, इन्होंने कहा है कि आप की जो सफलता है वो यही लोक में है, यानी इसी लोक में जो सफल होगा वही परलोक में सफल होगा। आप इस लोक में सफल हो जाएंगे तो उस लोक में ऑटोमेटिक आप अपने आप ही सफल हो जाएंगे। ऐसे कुछ एथिक्स हैं प्रोटेस्टेंट धर्म के जो पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। ये आइडियल टाइप की बात करते हैं, कहते हैं समाज में जब भी हम अध्ययन करें तो हमारे पास एक आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप होना चाहिए, हम उसी आदर्श प्रारूप के आधार पर
अपनी रिसर्च को बनाएं। और यहाँ पर आदर्श प्रारूप आप मेन लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की बात करते हैं, कहते हैं ये रैशनैलिटी के आधार पर है। ब्यूरोक्रेसी जो इस समाज में है ये आवश्यक बुराई के रूप में है मॉडर्न समाज में, तो हमें यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का अगर सिद्धांत आता है तो वो मैक्स वेबर देते हैं। और इसके बाद वो बर्स्टेहेन पद्धति की बात करते हैं कि समाज में जो पद्धति है वो हमें व्याख्यात्मक पद्धति को अपनाना चाहिए, यानी इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी को अपनाना चाहिए, ना कि हमें पॉजिटिविज्म को अपनाना चाहिए। हमें प्रत्यक्षवादी नज़रिए कौन जो हमारा नज़रिया है देखने का, जो हमारा पर्सपेक्टिव है पॉजिटिविज्म, हमें उससे नहीं, हमें बर्स्टेहेन पद्धति से देखना चाहिए, यानी व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के बारे में वो ज़्यादा बात करते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, वो सोशल एक्शन की बात करते हैं। कहते हैं सोशल एक्शन जो है वो 4 प्रकार के हैं। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत मैं बता चुका हूँ मैक्स वेबर का। और सामाजिक क्रियाएं वो 4 प्रकार की बताते हैं। कहते हैं एक तार्किक क्रिया यानी रैशनल एक्शन, दूसरा मूल्यात्मक इवोल्यूटिव एक्शन, भावनात्मक इफेक्टिव एक्शन, एंड परंपरागत यानी ट्रेडिशनल एक्शन। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स वेबर पावर एंड अथॉरिटी की बात करते हैं। ये IMP इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और UGC नेट में सीधा लिखा ही है पावर एंड अथॉरिटी क्या है। तो यहाँ पर वो कहते हैं पावर जो है वो व्यक्ति की शक्ति है जो बिना किसी की इच्छा के विरुद्ध भी अपनी बात मनवा लेता है, और यदि इसी बात मनवाने में समाज की स्वीकृति मिल जाए उसे तो वो अथॉरिटी कहलाते हैं। इसको मैं बना चुका हूँ अलग से वीडियो। एक करिश्मेटिक सत्ता की बात करते हैं कि चमत्कारिक सत्ता क्या है, परंपरागत सत्ता क्या है और तर्कविधिक सत्ता क्या है। जो करिश्मेटिक सत्ता है ये पैगंबरों में पाई जाती है और बड़े बड़े नेताओं में पाई जाती है, जैसे गांधी है, अम्बेडकर है, महात्मा बुद्ध हैं, इन सब में होती है। जो परंपरागत शक्ति होती है ये जनजातियों में पाई जाती है। यहाँ पर देखने को मिलती है कि जनजातियों में किसी कबीले के प्रमुख की शक्ति। तार्किक शक्ति यानी हमारा संविधान। ये पुश्तैनीवाद की भी बात करते हैं मैक्स वेबर। तो कभी भी आ जाए कि पुश्तैनीवाद शब्द किसने दिया तो वो मैक्स वेबर। शक्ति सत्ता के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये जो लिखा है। आदर्श प्रारूप पे चर्चा कर ही चुका हूँ। धर्म का तुलनात्मक अध्ययन, 6 धर्मों का अध्ययन किया था इन्होंने, तो अपन वो भी बात कर रहे हैं। नूतन मूल मुक्त समाज की भी बात करते हैं, या वैल्यू फ्री सोसाइटी की बात करते हैं। परिस्थिति समूह, जाति प्रजाति वर्ग की बात करते हैं। कहते हैं परिस्थिति समूह का निर्धारण रेस कास्ट एंड क्लास है। ये कानून के समाजशास्त्र की भी बात करते हैं। सोशोलॉजी ऑफ लॉ और सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, पावर ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी संस्थागत शक्ति की बात करते हैं। सोशल एक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये उनके कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जिनको आप देख लीजिए। और बर्स्टेहेन पद्धति यानी इंटरप्रिटेटिव सोशोलॉजी, लाइफ चांस की बात कर रहे हैं, वो लाइफ अवसर की बात कर रहे हैं, जीवन अवसर की, लाइफ चांस एंड लाइफ स्टाइल, शक्ति के स्थिर योग और मूल्य संदर्भ की वो बात करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर हमने बहुत जल्दी में तो नहीं कहें, लेकिन थोड़ा सा बहुत गहराई में तो नहीं उतर पाए हैं तीनों थिंकर्स की, लेकिन जो उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी और जो उनके किताबें थी हमने यहाँ पर उनकी चर्चा की है। और आज UGC नेट का जो सिलेबस है, फर्स्ट यूनिट का पहला भाग, वो पूरा हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। और आपसे बहुत जल्द हम दूसरे पार्ट के साथ ही मिलेंगे और यहाँ पर हम इन 5 थिंकर्सों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आप जुड़े रहिए। यहाँ पर हम एक टारगेट बैच लेकर चल रहे हैं जो जून 2022 वाला जो एग्ज़ाम है और दिसंबर 2021 वाला जो एग्ज़ाम है, इन दोनों की जो सम्मिलित परीक्षा होने वाली है, उस एग्ज़ाम के पहले हम यहाँ पर पूरा UGC नेट सोशोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। आज के लिए इतना ही और नमस्कार।